अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपने रैनन मार्टिन की नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसको स्टॉप किया था। तो चैप्टर 3 है इसका, द फ्रेज़ एंड द क्लॉज। तो इसमें आज हम देखेंगे कि फ्रेज़ और क्लॉजेज़ में क्या फ़र्क है, और इसकी इन डेप्थ इसके अंदर जो है एलेबोरेशन नहीं होगी, बट जो है इसकी सूटेबल एक्सप्लेनेशन ज़रूर मौजूद होगी। और उसके बाद जैसे जैसे हम इस बुक में आगे चलते जाएंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी कि जिनको हम फिर अपने मुताबिक जो है उसको यूज़ कर सकेंगे और स्टडी कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का चैप्टर जो है द फ्रेज़ और क्लॉज के ऊपर। तो यहाँ से इसको हम पढ़ते हैं कि एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। इसमें वो कहना चाह रहा है कि इन अ कॉर्नर, इसकी एग्जांपल उसने दिया कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस ना दे रहे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कोई सेंस नहीं दे रहे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? फ्रेज़ कहेंगे। इसके बाद इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। अब यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं और इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे हैं वो बता रहे हैं हमें कि ये वर्ड्स जो हैं ये फ्रेजेस हैं। अब एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें इन द ईस्ट जो है इट इज़ अ फ्रेज। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, तो ऑन अ वॉल जो है वो है फ्रेज। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, टू माई डोर इज़ अ फ्रेज। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी इज़ अ फ्रेज। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेज़ है वो एंड में ही हो, वो दरमियान में भी हो सकता है। शो मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट इज़ अ फ्रेज़। कि अब जो जो लाइनें इसमें अंडरलाइन की हैं, इनको पढ़ने के बाद आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको वो पढ़ के तो कुछ समझ आ रही है कि वो किस बारे में बात की जा रही है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उनको फ्रेज़ कहा जाएगा। आगे लिखा है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कि यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि इसको हम एग्जामिन करें और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। इसमें वो कहता है ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, तो अ चेन ऑफ गोल्ड, और नेक्स्ट है ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, अ चेन ऑफ गोल्ड, इसमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अ चेन ऑफ गोल्ड क्या, उसके बारे में क्या है। बट जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड में हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि वो जो चीज़ है वो गोल्ड से बनी है, ठीक है। तो अब इन दो सेंटेंसेस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि एक है फ्रेज़ जो कि है अ चेन ऑफ गोल्ड। तो ये क्या है कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है? तो वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज फ्रेज, उनको हम कहेंगे फ्रेज। जो सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो फ्रेज के बजाय क्या है कि कंटेन्स अ सब्जेक्ट, उसके अंदर एक सब्जेक्ट मौजूद है जो कि है विच, विच हमारा सब्जेक्ट है, एंड अ प्रेडिकेट, उसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है और एक प्रेडिकेट भी मौजूद है। इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है वो हमारा प्रेडिकेट है और विच जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो वो कहता है कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। फ्रेज़ की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली थी। अब हम क्लॉज की तरफ आ रहे हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस का एक हिस्सा बनाते हैं और उस हिस्से के अंदर भी उसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, तो उसको हम कहेंगे क्लॉज। अब इन एग्जांपल्स को देखते हैं। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, ठीक है।
अब इसमें जो जो है आइटैलिक्स वो क्या है, क्लॉजेस। हु पे देयर डेप्ट। इसके बाद वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। अब देखें इसमें जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें हु हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट। अब इसके अंदर वाइल जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया और इट इज़ रेनिंग प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक डैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, अब इसमें आप जब देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है उसके अंदर ये उसका क्लॉज है। अब यू क्लॉज के अंदर जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है और हैव मेड अ मिस्टेक ये आपका प्रेडिकेट है। तो डिफरेंस जो है फ्रेज़ और क्लॉज के दरमियान वो बहुत ही क्लियरली इसके अंदर हमें एक्सप्लेन हो गया कि इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्रेज़ वो ग्रुप ऑफ वर्ड है कि जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी कि उसका क्या मतलब है, उसको कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं बन रहा। और क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस का पार्ट होगा जिसके अंदर उसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और उसका अपना प्रेडिकेट भी होगा। तो कोई भी जो ऐसा सेंटेंस का पार्ट होगा तो उसको हम क्लॉज कहेंगे। इसके साथ ही हम एक छोटा सा चैप्टर जो है जो ओवरव्यू चैप्टर जिसे हम कहते हैं उसको हम शुरू करेंगे, जो है पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारा चैप्टर 4 है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पे लिखता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। पार्ट ऑफ स्पीच का हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, उनके यूज़ के मुताबिक कि एक चीज़ एक वर्ड होता है वो बहुत सारी कैटेगरीज में फॉल कर रहा हो सकता है। वो एक वक्त में नाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है, सेम वर्ड, बट उसके यूज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका यूज़ किस तरह किया जा रहा है, कि वो जो है सेंटेंस में किस तरह यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से उसका पता चलता है हमें कि वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है नाउन, फिर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब नाउन्स को देखते हैं कि नाउन क्या है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं नाउन की डेफिनेशन में कि पर्सन, प्लेस और थिंग जो है वो नाउन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो अकबर जो है वो नाउन है ऑब्वियसली। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, इसमें कोलकाता और हुगले ये हमारा वो हो गया नाउन, इसमें किंग भी नाउन है। द रोज़ स्मेल्स स्वीट, रोज़ हमारा नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट, सन इज़ ओवर नाउन। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, ये इसमें सॉरी करेज जो है वो हमारा नाउन है। अब द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं वो जो भी कर सकती हैं, तो वो जो है उसके अंदर आ जाएगा, थिंक के अंदर आ जाएगा इस कैटेगरी में, जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में थिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नाउन के लिए। उसके बाद समथिंग वी कैन थिंक ऑफ भी एक चीज़ जो कि हम सोच सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ होती है बट उसको सेंसेस से उसको टच नहीं कर सकते या परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, बट ऐसी चीज़ जिसको हम सोच सकते हैं तो वो भी नाउन के अंदर आता है। इसके बाद है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ऐसा वर्ड जो कि नाउन के मीनिंग के अंदर इजाफा करता है उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय जो है हमारा नाउन है। अब बॉय को एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ब्रेव, कि वो जो बॉय है वो ब्रेव है, तो उस बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है या उसकी क्वालिटी बता रहा है या उसके बारे में उसकी कुछ एडिशन कर रहा है सेंटेंस में, तो उस वर्ड को हम कहेंगे एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, इन दिस क्लास। अब बॉयज़ तो हैं मगर कितने हैं, एडिशन हो रही है सेंटेंस में, 20 बॉयज़ हैं, तो ये एडिशन जो है ये एडजेक्टिव कर रहा है। उसके बाद अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही इजी, मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब दोबारा जॉन लिखने के बजाय हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे। अगर हम ये नहीं करते तो हमें लिखना पड़ना था जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, बट हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। उसके बाद द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम। ठीक है, अब बुक्स के बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ हैं, उसके लिए हमने फिर दैम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है कि वो बुक्स वहाँ ही हैं जहाँ आपने रखी थी।
तो प्रोनाउन वो वर्ड होगा जो नाउन की जगह पे यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ अ नाउन। उसके बाद अ वर्ब, वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। इसमें अब एक्शन बयान हो रहा है कि एक गर्ल ने क्या किया, उसने ये एक्शन किया कि उसने लिखा, रोट अ लेटर टू हर कज़न। कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी, इसमें अब कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी, इसमें इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में लिखा गया है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में अक्सर लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि वो भी कुछ ऐड कर रहा है, ये भी ऐड कर रहा है, बट द बेसिक डिफरेंस इज़ कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के अंदर एडिशन कर रहा है, ठीक है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, बट एन एडवर्ब इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क द सम क्विकली। अब वर्क जो है ये है वर्ब, अब इसके अंदर वो इजाफा क्या लफ्ज़ कर रहा है, क्विकली। क्विकली बता रहा है कि उसने जो काम किया वो बहुत जल्दी कर लिया। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो अब उसमें वो ये वेरी जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो चीज़ है उसकी क्वालिटी वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब क्वाइट जो है वर्ड उसने एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, कि करेक्टली उसने बताया बेशक क्वाइट करेक्टली है, मगर ये जो वर्ड है ये इसको वर्ब के जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके अंदर एडिशन कर रहा है कि काम उसने वैसे भी ठीक ही किया है, मगर शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, कि उसने काफ़ी बहुत अच्छा जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम चलेंगे प्रपोजिशन की तरफ। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। preposition जो है वो हमेशा कोई ना कोई रिलेशन दो चीज़ों का बताने के लिए यूज़ होती है, और ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑब्वियसली यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, इन इज़ अवर preposition। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, द फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब रिलेशन देखें तो काउ और गार्डन का रिलेशन, फॉन्ड और म्यूज़िक का या गर्ल और म्यूज़िक का रिलेशन, और सैट अंडर द ट्री, कौन बैठी ट्री के अंदर, गर्ल, तो गर्ल और ट्री का जो आपस में रिलेशन है। तो ये इस तरह से प्रपोजिशन जो है वो स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, आपको रिलेशन उन चीज़ का जो है वो क्लियर कर रही होती हैं। उसके बाद है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। वो वर्ड्स जो कि वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसको कहा जाता है कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल रामा एंड हरी आर कजन्स, टू एंड टू मेक फोर, आयरन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब ये वो वर्ड्स थे जो इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस समथिंग सडन, सम सडन फीलिंग। अब ये काफ़ी हम इसको भी देखते हैं कि इंटरजेक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह हुर्रा, इस तरह की जो वर्ड्स जो आवाज़ें हैं ये एक्सप्रेस करती हैं आपके इमोशंस को, कि आप बहुत खुश होते हैं या आप बहुत सैड होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, तो ऐसे जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे तो उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, अल्लाह शी इज़ डेड, तो इसमें ये वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद एक पॉइंट हो रहा है कि सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट ऑफ स्पीच। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं लाइक a, an, the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. which determine or limit the meaning of the noun that follow। कि इन ये वर्ड जिस नाउन के साथ आते हैं ये उनकी लिमिट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि कितनी लिमिट है। अब मतलब एक प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, अब वो कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसको लिमिटाइज क्या करेंगे, ये डिटर्मिनर्स करेंगे।
In this book, as in many traditions, all determinants except a, an and the are classed among adjectives. कि बाकी सब जो adjectives हैं उनको जो है as बाकी a, an और the के अलावा जो बाकी सारे determinants हैं उनको adjectives की कैटेगरी में ही रखा गया है फ़िलहाल. उसके बाद है as words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it in a sentence. इसमें वही बात की जा रही है कि जब तक हम एक वर्ड को किसी सेंटेंस की फॉर्म में देख नहीं लेते तो हम इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वेदर के वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है. तो उसके लिए आपके पास सेंटेंस का होना बहुत ज़रूरी है. उसको ये एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि दे अराइव्ड सून आफ्टर. अब इसमें जो है आफ्टर वो एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है. किस तरह कि वो अराइव ये वर्ब होगी कि आफ्टर कि वो बाद में आए. ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है एज एन एडवर्ब. अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर वो किस तरह इसको यूज़ हो रहा है, दे अराइव्ड आफ्टर अस. अब ये इन दो का जो आपस में रिलेशन है दे और अस का, इनको आपस में जोड़ रहा है ये वर्ड आफ्टर और उनके रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है एज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट है कंजंक्शन. कंजंक्शन की तरह ये वर्ड कैसे यूज़ होता है, तो दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट. ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ये एक पार्ट है. इसको ये वर्ड जो है इसने जोड़ के रखा हुआ है तो ये एज अ कंजंक्शन इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी सी डेट द सेम वर्ड कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो एक सेम वर्ड है वो कैसे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ हो सकता है. ठीक है, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके तो इसको कंक्लूड करते हैं. नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच italicize words in the following sentences. Given in each case your reaction for the classification. इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अब इन एक्सरसाइजेस को. स्टिल वाटर रन डीप. ठीक है, इसमें अब स्टिल क्या है. ठीक है, स्टिल इसमें एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा क्योंकि ये इट इज़ बिकॉज इट इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन. ठीक है, ये नाउन है वाटर हमारे पास. स्टिल जो है वो नाउन के अंदर ऐड कर रहा है कि वाटर जो है वो नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड स्टिल. ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. ठीक है, अब इसमें हमारा जो ये वर्ड स्टिल है ये किस तरह यूज़ हुआ है, एज एन एडवर्ब. क्यों एडवर्ब कैसे यूज़ हुआ है कि ये लिव्स जो हमारी वर्ब है उसके मीनिंग के अंदर एडिशन कर रहा है कि वो रह तो रहा है, ही लिव्स इन द हाउस, बट क्या वो पहले रह रहा था, क्या वो अब रह रहा है, मतलब नहीं पता. अनलेस कि ये वर्ड स्टिल जो है इसको एक्सप्लेन करे, ऐड करे कि वो अब भी इसी घर में रह रहा है. तो इसलिए यहाँ पे ये एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है. आप साथ साथ नोट करते जाइएगा ताकि आपको इजी हो. मेरे लिए सारा इधर लिखना पॉसिबल नहीं होगा. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. ठीक है, इसमें अब हमारे पास जो है आफ्टर वो क्या है, वो यूज़ हो रहा है एज अ प्रेपोजिशन. किस तरह कि ये आफ्टर जो है ये स्टॉर्म और कम्स के दरमियान का रिलेशन हमें बता रहा है. ठीक है, किस तरह कि स्टॉर्म के आने के बाद जो है सन्नाटा छा जाता है या काम आता है. ठीक है, अब आफ्टर जो है बेशक पहले आ गया बट इट विल एक्ट एज अ प्रेपोजिशन. वो प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करेगा और वो रिलेशन बता रहा है स्टॉर्म और कम के दरमियान का. किस तरह बता रहा है कि स्टॉर्म के आने के बाद, ठीक है, फिर सन्नाटा आता है, कम्स द काम. तो स्टॉर्म और कम्स इन दो वर्ड्स के दरमियान जो है आफ्टर आके इनको एज अ प्रेपोजिशन अपना रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड. ठीक है, इसमें आफ्टर जो है वो यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव. कैसे कि वो इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रहा है कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इस ड्रग के उनके बाद, ठीक है,
आपके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो बुरे होंगे। द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, कि ड्रग जो है इसके इफ़ेक्ट्स उसके बाद बुरे होंगे। तो ये जो आफ्टर है ये इट इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन, ठीक है। इस नाउन के अंदर वो इजाफा कर रहा है कि इसके उससे उसके इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द अप ट्रेन इज़ लेट। अप ट्रेन, ट्रेन्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक अप ट्रेन होता है, एक डाउन ट्रेन होती है। डिपेंड करता है आपके रीजनल या जियोग्राफिकल उसके पाथ के मुताबिक। तो अप ट्रेन इज़ लेट, ठीक है। अप के बारे में बता रहे हैं। अब अप जो है वो किसके बारे में बता रहा है, ट्रेन के बारे में। अब यहाँ पे डाउन भी हो सकता था, ठीक है। ट्रेन जो है वो चल रही है, अब ये नहीं पता कि वो अप ट्रेन है या वो डाउन ट्रेन है, ठीक है। अप ट्रेन होगी कि जो ऊपर की तरफ जाएगी, और डाउन ट्रेन होगी जो जियोग्राफिकली नीचे की तरफ जाएगी। फॉर एग्जांपल पेशावर से कराची तक अगर ट्रेन चलती हैं तो जो ट्रेन कराची से पेशावर तक जाएगी उसको अप ट्रेन कहा जाएगा, और जो पेशावर से ट्रेन उधर तक आएगी कराची तक तो उसको डाउन ट्रेन कहा जाएगा, ठीक है। तो द अप ट्रेन इज़ लेट। तो अब ये जो अप है ये इस ट्रेन को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके मीनिंग के अंदर एडिशन कर रहा है। इट वेज अबाउट अ पाउंड। अब वेज जो है, वेज क्या है, वेज एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। किस तरह कि ये इसके बारे में बता रहा है, वे खुद वेट के बारे में ही बता रहा है कि वज़न उसका कितना है। देखिए इट वेज अबाउट अ पाउंड, कि उसका वज़न है 1 पाउंड। तो ये जो वेज है ये अपने आप को, वेज को एक्सप्लेन कर रहा है, इस वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसमें वेज जो है वो वर्ब है और यही एज एन एडवर्ब भी यूज़ हो रही है, क्योंकि ये अपने ही मीनिंग में इजाफा कर रही है कि जो इसका जो वज़न है वो पाउंड्स के अबाउट अ पाउंड के बराबर है, बट ये अपनी ही क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। इट वेज अबाउट अ प्रोनाउन। उसके बाद ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ठीक है। इसमें अब अबाउट जो है वो क्या यूज़ हो रहा है, वो एज अ प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है। किस तरह, वो इस तरह एज अ प्रपोजिशन हो रहा है कि वो ऑल और बैटल के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप आपको बता रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो इनके दरमियान में एक्ट कर रहा है, कि एज अ प्रपोजिशन एक्ट करके तो वो आपको इस चीज़ में बता रहा है कि वो ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। तो दिस अबाउट इज़ एक्टिंग एज अ प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस। उसके बाद 8th सेंटेंस है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, ठीक है। अब ये जो ऑफ है ये ऑफ एज अ प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, ये यार्ड के और मी के दरमियान जो है वो रिलेशन बता रहा है हमें कि इन दो का आपस में को रिलेट कर रहा है, इन दो को जोड़ रहा है कि ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे 1 यार्ड के फासले पर था सिर्फ। तो यार्ड और मी का जो फासला है उसके बारे में ये ऑफ जो है वो हमें बता रहा है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब ये सेंटेंस क्या होगा, इसमें जो ऑफ है वो एज एन एडवर्ब यूज़ होगा। एडवर्ब किस तरह यूज़ होगा कि केम ऑफ। केम ऑफ क्या, इसमें अब वर्ब क्या है, केम है। ये ऑफ जो है ये उस केम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि एक जो पहिया है वो एकदम से उतर आया। अब पहिया उतरना एक वर्क हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है जो कि हमारी वर्ब होगी। अब उस वर्ब को एक्सप्लेन ये वाला ऑफ कर रहा है, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि केम क्या, केम मतलब कि केम ऑफ। तो वो उसको बता रहा है, ऑफ जो है केम को एक्सप्लेन कर रहा है कि एकदम से जो पहिया है वो उतर गया। नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमदान। तो सिंपली ये जो फास्ट है ये एक वर्ब है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन बता रही है, एक काम है जो कि एक हो रहा है, तो वो एज अ इस सेंटेंस में वर्ब यूज़ होगा कि वो बता रहा है कि मतलब एक्सप्रेस कर रहा है एक एक्शन कि मुस्लिम जो है वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। अब फिर दोबारा फास्ट यूज़ हुआ है, बट इस सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है। एज अ नाउन किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई काम एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये एज अ थिंग यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम अगर महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं या उसको हम सोच सकते हैं, तो वो चीज़ नाउन है जब।
तो यहाँ पे हम ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, तो फास्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एज अ नाउन इसमें एक्ट कर रहा है। उसके बाद ही इज़ ऑन द कमेटी, ऑन ऑब्वियसली इट्स अ प्रेपोजिशन, ये रिलेशन शो कर रही है इज़ और कमेटी के दरमियान, ठीक है, कि ये ऑन जो है इनको ज्वाइन भी कर रहा है और एज अ इनका रिलेशन जो है वो भी इसमें चल रहा है। उसके बाद लेट अस मूव ऑन, ठीक है, लेट अस मूव ऑन, इसके अंदर जो है इसके अंदर ऑन जो है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है कि वो अपने साथ आने वाले वर्ड मूव इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन, वो मूव को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि यहाँ पे बेशक वो एंड पे लिखा हुआ है बट इट इज़ एक्सप्लेनिंग द वर्ड मूव। उसके बाद 14 सेंटेंस है सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, ठीक है। इसमें यहाँ पे इट इज़ एक्टिंग एज अ नाउन, ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है कि यहाँ पे वो नेम कर रहा है समथिंग, ठीक है। वो नेम क्या कर रहा है कि मतलब सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, तो वो बता रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठें। अब बैठना तो उन्होंने है, वो एक एक्शन होना है, बट क्या करना है, कितनी देर बैठना है, तो वो एक उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि आप कितनी देर के लिए बैठे, थोड़ी देर के लिए बैठे। तो अ वाइल, ये वाइल जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ नाउन। उसके बाद आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, ऑब्वियसली ये कंजंक्शन है, ठीक है, एज अ कंजंक्शन ऐड कर रहा है कि इन दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, आई विल वॉच को और यू स्लीप को। अगर यहाँ से वाइल हटा दिया जाए तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आई विल वॉच यू स्लीप, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये वाइल जो है ये एक्ट कर रहा है कंजंक्शन की तरह। लास्ट हमारा सेंटेंस है दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो वाइल है ये एज अ वर्ब जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है, कि वो एक्सप्रेस कर रहा है एक एक्शन के तौर पे कि दे वाइल अवे, जब वो दूर थे, तो देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम। तो यहाँ पे जो वाइल है इट इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब। तो ये जो थे पार्ट ऑफ स्पीच थे जिनको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो में, और यहाँ पे इसको इन डेप्थ इसलिए नहीं लेके जाया गया क्योंकि आगे ही जो है ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं ये डिस्कस होंगे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू था और उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ भी आ गई होगी, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हों, कोई रिजर्वेशंस हों, तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के साथ हम, और नाउन बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नाउन से हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।